गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। अगर शाम को देख रहे हो तो गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका पढ़ो एनसीईआरटी में। आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं। ये एंड पार्ट है, ठीक है। इसके बाद सिर्फ अब पीवाईक्यू क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे। कोशिश करेंगे कि दोबारा से एक रिवीजन कराऊंगा, पर हम पीवाईक्यू के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पे आए हैं। उसके हम एक धीरे धीरे कर करके क्वेश्चंस करेंगे, पार्ट्स बनाऊंगा उसके मैं, ठीक है। और पढ़ो एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करो जिससे और बढ़िया बढ़िया नॉलेज आप ले सको, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? आज हम पढ़ने वाले हैं भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हमने पढ़ ली थी। आप कहो तो एक क्वेश्चन दूं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर, सिंपल सा, प्यारा सा। अगर आपने पढ़ा होगा तो भाई समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो भैया नहीं आने का है, ठीक है। देते हैं रिवीजन। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन करते रहोगे काम चलता रहेगा। चलो इसी बात पे इस प्रॉब्लम को एक बार करके दिखाओ कि ओहो पेन SO2 प्लस H2S H2O प्लस S। इसको बैलेंस भी करना है, इसमें ये भी बताना है कि इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा हो रखा है। ये ठीक है, इतना ठीक रहता है, प्यारा सा है, ये ठीक है। जल्दी से बताओ तभी मैं चैप्टर को आगे स्टार्ट कर सकता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है हमने पहले वीडियो में पढ़ा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही तो होगा। इस वाले को बदल देना ना, इसको हम ब्लू पे ले लेते हैं। विच रिमूव O2, सॉरी विच रिमूव H2 और एड O2। रिड्यूसिंग एजेंट वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा का मतलब तो भैया समझ लो क्या होता है। मतलब एक जैसा, एक जैसा नहीं, इसका उल्टा वाइस और वर्सा। तो बताओ इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है या कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। सारे बताओ मुझे। चलो यार तुम तो बोल ही नहीं रहे हो, एकदम से शांति ही पड़ गए हो। तो ये यहाँ जाकर क्या हो रहा है? अकेला पड़ रहा है। यानी कि अगर हम बोलें तो क्या हुआ इसके अंदर? सल्फर डाइऑक्साइड इज reduced टू सल्फर, ठीक है। ये सल्फर हो गया। और हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका क्या हुआ? ऑक्सीडाइज टू H2O। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या एक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड क्या एक्ट कर रहा है? बताओ जल्दी। हाइड्रोजन सल्फाइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सॉरी, यहाँ समझ में नहीं आएगा ना, तो थोड़ा सा हम इसे यहाँ ले लेते हैं। हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड ये क्या एक्ट कर रहा है? ये एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और सल्फर जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या एक्ट कर रहा है? एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
समझ में आई बात? क्लियर है? चलें शुरू करें पार्टी को शुरू करें। चलो जी, पैसे दिए हैं तो बजाओ ना इसे, है ना? शुरू करते हैं। द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। अच्छा जी, तो भाई ऑक्सीडेशन से आप क्या समझते हो? ऑक्सीडेशन मतलब, ये तो समझ गए भाई। पहले हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? मतलब के एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। सॉरी, ज्यादा तेज बोल गया ना। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब भाई मेन हो क्या रहा है इसके अंदर? सिंपल है। पहला हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहला पढ़ रहे हैं हम नीला। ओह हाँ, इसे पतला कर रखा है ना, थोड़ा सा मोटा कर लो। पहला पढ़ने वाले हैं हम कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन ऑफ मेटल। आपके दिमाग में कोरोजन में सबसे पहले क्या आएगा? क्या आएगा सबसे पहले? यही आएगा, रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है यार? एट्थ में भी पढ़ा है, सब में पढ़ा है। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.X यही होता है, यही है रस्ट। यानी कि क्या हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर हो क्या रहा है ये बताओ जल्दी। आयरन के साथ कौन कौन बाइंड कर रहा है इसमें? रस्टिंग ऑफ मेटल बोलते हैं ना हम। जो आयरन मेटल है वो ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट इन एयर के साथ, हिंदी भी लो, रिएक्ट कर रहा है ना? तो इसका फिर फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? मतलब अगर हमारा आयरन को अगर हम एक रिएक्शन अगर लिखें इसकी, तो Fe+O2 प्लस XH2O, ये है ना? ये क्या ऑक्सीजन ही हो गया, वाटर तो क्या बना देगा ये हमारा? Fe2O3.XH2O, यही बना देगा भाई, है कि नहीं? अच्छा जी, बैलेंसिंग आप करते हैं, बैलेंस भाई। इक्वेशन जहां दिखे ना और तुम्हें लगे कि भाई बैलेंस नहीं है, तो तुरंत दान महाकल्याण कर देना चाहिए उसका। उसका हमें, उसको ज्यादा सोचो मत कि भाई अरे करें ना करें, करें ना करें। उसको जितना सोचोगे दिक्कत देगा। तो भाई Fe2 है, ठीक है। ओ, ओ क्या है? O3 है, तो 3 का ये 2 है, तो मल्टीपल बना दो इसका। तो यानी कि क्या कर देंगे इसके साथ? यहाँ पे 2 डाल दो, यहाँ पे 3 डाल दो, यहाँ पे कितना डाल दोगे फिर? जब ये दो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4, 4 आ जाएगा। पर ये तो सारा एक साथ है ना, तो 2 एक्स एक्स के साथ भी आ गया, तो यानी कि यहाँ भी 2 डाल दोगे। ये होगी आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड। समझ में आई? रस समझ में आया? रस्टिंग ऑफ मेटल, इसे हम क्या कहेंगे? कोरोजन। तो अब डेफिनेशन देखो, कोरोजन की डेफिनेशन क्या होती है? अगर आप कोरोजन की डेफिनेशन देखोगे, तो कोरोजन की जो डेफिनेशन होती है वो होती क्या है? कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच, जो जो बोल रहा हूँ मैं लिखते रहो इसे, वो मैंने उसमें भी लिख रखा है पीपीटी में, ये लो, यहाँ भी लिख रखा है मैंने, ये रहा। लेकिन इसको कॉपी में उतारना है तुम्हें, तुम्हारे साथ साथ भाई मैं भी लिखता जा रहा हूँ।
ठीक है, इन विच मेटल आर ईटन अप, मेटल खा ली जाते हैं किसके द्वारा, ईटन अप ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर या और केमिकल ऑन देयर सरफेस। अब भाई केमिकल, केमिकल में क्या चीज आ जाएंगी, केमिकल में आ सकता है एसिड, एसिड रेन होती है ना। अब आपने पढ़ा होगा ताजमहल पीला पड़ रहा है, वो क्या होएगा, वो कोरोजन ही है। ताजमहल पीला क्यों पड़ रहा है, एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन क्यों होती है, वहां पर एसिड रेन का मेजर कारण क्या है, पेट्रोल रिफाइनरी, ये है मेजर कारण, इसलिए हो रही है वहां बारिश एसिड की। चलो हम, लेकिन हम उसको डिस्कस करने नहीं बैठे। कोरोजन समझ में आया, मतलब कि corrosion is caused by mainly by the oxidation of metal by the oxygen in of air, rusting of iron is the most common form, है ना। समझ में आ गई बात, क्लियर है। when iron is left in damp air, damp air मतलब मॉइस्चर से भरी हुई एयर को हम डैम्प एयर कहते हैं, मॉइस्चर से भरी हुई एयर को क्या कहते हैं, डैम्प एयर, उसको हम डैम्प एयर बोलेंगे, ठीक है। कंसीडरेबल टाइम के लिए मतलब ज्यादा टाइम के लिए, वो किस में, रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, ध्यान से सुनो, रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, उसे हम क्या कहेंगे, रस्ट, इसे हम क्या कहेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये देखो एक्स जो मैंने इक्वेशन लिखवाई है वो देखो, इसे क्या कहेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, बाय मॉइस्चर तो हवा में रहता ही है हल्का हल्का, बारिश के टाइम पे आप देखोगे ज्यादा जंग लगता है, क्यों, एयर में ह्यूमिडिटी मॉइस्चर ये बढ़ जाता है, तो ये क्या बना देते हैं, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड जिसे हम रस्ट कहते हैं। इसे आप अगर वहां लिखा आ गया ना कि व्हाट इज हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, हड़बड़ा मत जाना कि ओ लो भाई, ओ यू के पूछे तुमने पढ़ा ही नहीं कभी, इसका मतलब होता है जंग, वॉर वाली जंग नहीं, जंग, रुक जाना, जंग, इसे ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, ये ऑक्सीडेशन तो है ही, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स क्यों है भाई, क्यों है रिडॉक्स, क्या क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसमें ये ऐड हो रखी है, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। रस्टिंग इन्वॉल्व अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मेटल विच अकर इन नेचर, समझ गए। अब ये कह रहा है रस्ट क्या होता है, रस्ट तो पता ही है सबको, जंग, जंग कैसा होता है, सॉफ्ट, पोरस, पोरस मतलब खोखला सब्सटेंस होता है जो ग्रेजुअली धीरे धीरे गिरता रहता है आयरन के ऊपर से, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एकदम से वो बिल्कुल भुरभुरा हो जाता है, एकदम पाउडर बन जाएगा आयरन का, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें। आप एकदम हाथ जो रॉड, अगर उसमें जंग, अगर कोई आयरन की मोटी रॉड है और आपने उसे बाहर रख दिया और उसने जंग खा लिया, जंग खाने के बाद वो रॉड एकदम ऐसी हो जाएगी कि बिल्कुल आप हाथ से तोड़ दोगे टक करके, एकदम से, ठीक है। मैंने इसमें फोटो अगर लगा रखी होगी तो आप देख सकते हो, देखो ये देख रहे हो, अगर इन्होंने इसके साथ कुछ नहीं करा, पेंट नहीं करा, जिंक नहीं डाला, तो बेकार हो जाएगा, चीज खराब हो जाएगी, एकदम गिर जाएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी, जंग लग जाएगा, समझ में आई बात। कोरोजन, और कोरोजन जरूरी नहीं है आयरन में ही हो, कॉपर में भी होएगा, कॉपर में क्या है, कॉपर की ये जो मूर्ति आप देख रहे हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की,
ये देखो, ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति है, ये पहले ब्राउन कलर की थी, ये ग्रीन कलर की नहीं थी। इस ये धीरे धीरे जो इसके ऊपर का जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो गया ऑक्सीजन से, इसलिए ये ग्रीन कलर की हो गई। समझ में आई बात? क्लियर है? मैटर ऑल। क्या बात है भाई, बहुत इंटेलिजेंट है। चलो जी, अब आगे कोरोजन का समझ में आ गया। कोरोजन में सीन क्या होता है, रस्ट क्या होती है। अब पढ़ते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है भाई? रेंसिडिटी का मतलब होता है कि एक कंडीशन, एक ऐसी स्थिति जिसके अंदर जो तेल होते हैं खाने में, इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, मतलब खाने का खराब होना। आपकी कोई खाने की चीज है, आप चिप्स लाए या कुछ भी खाने के लिए ले आए, चॉकलेट ले आए, आइसक्रीम ले आए, आपने एक बाइट ली, ठीक है, आप कह रहे यार बड़ा अजीब सा गंदा सा टेस्ट आ रहा है, ये क्या टेस्ट है, हो क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, ये रैंसिड क्यों हो गया, व्हाट इज दिस। ये भाई, ये होता है खराब होना, ऑक्सीडाइज हो जाना, चीज बहुत देर तक बाहर रखी रही, मोल्ड आ जाएगा उसमें, मोल्ड यानी फंजाई, बायो में तो पढ़ोगे, फंजाई। मैं कैसे लिखूं, मेरा माउस ज्यादा हिल डुल नहीं रहा भाई, ठीक है। Rancidity spoil the food material prepared in fat and oils which have been kept for a considerable time and makes them unfit for eating। मतलब रेंसिडिटी, जैसे खाना, खाने को खराब क्या करता है, ओ सॉरी खाने को कह रहा हूँ, लोहे को क्या खराब करता है, जंग। ऐसे ही खाने को भाई जब वो खराब हो जाता है उसे हम रेंसिड खाना कह देते हैं। आपने सब्जी बनाई कोई, सब्जी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बढ़िया एकदम मस्त छक छक के बना दी सब्जी, वो गलती से वो बाहर रखी रही। या दूध ले लो, आप दूध लाए, उबाला, वो गलती से बाहर रह गया, ठीक है, फ्रिज में नहीं रखा गया। इस पे भी आएंगे कि फ्रिज में क्यों रखते हैं, है ना। लेकिन वो हमने उसे बाहर रख दिया, भूल गए, पबजी खेलने लगे, फ्री फायर खेलने लगे, गेम खेलने लगे, भूल गए वो रखा हुआ है, रखा हुआ है, एक दिन हो गया, वो बाहर ही रखा हुआ है, पूरी रात बीत गई। अगले दिन आप उठते हो, आप कहते हो अरे यार चल कोई बात नहीं अभी रख देता हूँ, आपने उसे फ्रिज में रख दिया, फिर निकाला, गिलास में डाला, थोड़ा सा गर्म करा, जैसी एक पहली बार तो जैसे ही आप उसे उठाओगे ढक्कन डालने के लिए गिलास में, एक स्मेल आएगी पहली। कैसी स्मेल आएगी, सार स्मेल। कैसा, साउर स्मेल आएगी, स्टेल, मतलब सड़े हुए की स्मेल आएगी आपको। अरे ये क्या यार, बड़ा खट्टा हो गया दूध तो, क्या बोलोगे, दूध क्या हो गया, खट्टा हो गया, यानी कि सॉवर स्मेल आ रही है। फिर जब आप उसे टेस्ट करोगे, टेस्ट भी बड़ा बेकार होगा, भाई क्या है ये गंदा सा बेकार, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, होने का कारण ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीडेशन जो है डैमेज कर देता है, किसको, फैट्स को, ऑयल्स को, ठीक है, क्योंकि भाई जो दूध है उसमें क्या है, फैट है, obvious बात है, वो उसको फैट को ऑक्सीडाइज कर देता है, जो उसके अंदर हाइड्रोजन है, भाई हाइड्रोजन तो होती है ना, इसको धीरे 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 करके हटाता चला जाता है। ये बहुत मैं डीप में बता दिया, लेकिन ऐसा होता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। When the fats and food present get oxidized by oxygen, their oxidation products have unpleasant smell and taste. Due to this smell and taste, material containing become very, fats and oil become very unpleasant। भाई खाए नहीं जाते, गंदे हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, है ना। अब भाई इन चीजों से हम बचें कैसे। अब आप कुछ भी लाए, चॉकलेट ले आए, आइसक्रीम ले आए, जैसे मैं बता रहा था, आइसक्रीम तो वो उन्होंने बेकार दूध से बना दी, जो रखा हुआ था दूध, जो ऑक्सीडाइज हो चुका था,
उससे बना दी। कैसी लगेगी? पहली बात तो स्मेल आएगी इसकी। स्मेल आने के बाद आपको होगा भाई क्या है, पेट खराब। फिर आप चिप्स लाते हो, जो चिप्स होते हैं, आलू के चिप्स, ये सब होते हैं। ये आप जब बेकार से ले लो तो उसमें से आपको एक अलग सी स्मेल नहीं आती, गंदी स्मेल, वो रैंसिड हो जाता है ना? तो अब इन चीजों को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पहला क्या कर सकते हैं भाई? एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। भाई एंटी ऑक्सीडेंट्स यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग को होने ही नहीं देंगे, ये रिड्यूसिंग नहीं है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये ऑक्सीडेशन को नहीं होने देंगे उस जगह पे, है ना? फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, जो फूड फैट्स एंड ऑयल्स रखते हैं। और कैसे बचा सकते हैं? पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। अब आप जो लेज खाते हो, अंकल चिप्स खाते हो, या जो भी एक्स वाई जेड, टू यम, और कौन से आते हैं भाई? बहुत आते हैं ना। ओ यस, और डोरिटोस, इतनी सारी जो चीज आती है, वो उसको जब वो पैक करते हैं ना, जब वो पैक करते हैं, ऐसा पैकेट होता है, उसे वो पैक करेंगे तो इसके अंदर क्या भर देंगे? नाइट्रोजन गैस। क्यों भाई नाइट्रोजन क्यों भरते हैं? हीलियम भर दो जिससे हम अलग अलग आवाजें निकाल सके? नहीं भाई, नाइट्रोजन भरी जाती है। नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है पहले तो मुझे ये बताओ। क्योंकि एक तो हम नाइट्रोजन से कंपेटेबल हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट है ना? 78 है। और पहली बात तो यहाँ आ गई, इसलिए हम इससे कंपेटेबल हैं, हमारी बॉडी इससे कंपेटेबल है, हम इसके लिए रिएक्ट नहीं करेंगे। दूसरी, जब नाइट्रोजन भरी जाएगी तो किसकी कमी रहेगी वहां पे? ऑक्सीजन, प्यारी सी ऑक्सीजन की कमी रहेगी, तो क्या होएगा? ऑक्सीडाइज हो ही नहीं पाएगा, वो ऑक्सीडाइज ही नहीं हो पाएगा, है ना? देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, ये रहा। The manufacturer of potato chips fill the plastic bag with nitrogen gas to prevent the chips from being oxidized। भाई वो उसे ऑक्सीडाइज ही नहीं होने देंगे, है ना? और ये एंटीऑक्सीडेंट वाली बात आ गई कि भाई which prevents oxidation, antioxidants are the actual reducing agents। oh my bad, ये reducing agent भी बोल सकते हो आप इन्हें, ठीक है? ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है, वो मैं ध्यान से उतर गया था मेरे, मैं कंफ्यूज हुआ थोड़ा सा, ठीक है? Antioxidants are added to foods when then the fats and oil present them to get not to get oxidized easily, कि भाई आसानी से ऑक्सीडाइज ना हो। कौन से होंगे? एक तो ये भाई नाम ध्यान रखना, इनके दो, ये दो नाम ध्यान होने चाहिए आपको। एक तो है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और टाउलिन, ठीक है? ये इसकी फिगर अगर आप बनाने लगे भाई, वो 11th में बनती है अगर आपने साइंस ली तो, ठीक है? नंबर बढ़िया होंगे, साइंस लेना, जो मन हो वो ले लेना भाई, नो प्रेशर, कुछ भी लो, ऐसा ही नहीं कि नॉन साइंस साइंस, ये सब मनगढ़ंत चीज है। नाइट्रोजन वाला किस्सा समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो जी। फिर क्या है कि भाई रेंसिडिटी, जो रेफ्रिजरेटर, जैसे मैं कह रहा था कि भाई दूध को हम फ्रिज में रख देते हैं, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स वो क्या कर देता है? स्लो, हाई टेम्परेचर, जो लो टेम्परेचर होता है, आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्वल के अगर जो जो फैन हैं, देखो, दिमाग दिमाग में चटक क्या हुआ इनके मार्वल का नाम लेते ही? मार्वल के जो जो फैन हैं, जो कैप्टन अमेरिका है, या जो वो है, क्या नाम है उसका, देखो मैं नाम भूल रहा हूँ, बकी, विंटर सोल्जर, इसका नाम ही विंटर सोल्जर है, जो कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर है, वो इतने, वो 102, ये कहता मैं 102 साल का हूँ, ये 110 साल का क्यों बताते हैं? कहाँ रहे, क्या हुआ? कैप कहाँ दब रहा था? आइस में। ये कहाँ रखा गया था? क्रायोजेनिक पोर्ड में। तो भाई क्रायोजेनिक आइस, क्रायो मतलब
लो टेम्परेचर, आइस लो टेम्परेचर। भाई लो टेम्परेचर बोल तो ये भी लो टेम्परेचर ही रहा है, यानी कि हमारी बॉडी भी ऑक्सीडाइज होती है। ऑफ कोर्स हमारी बॉडी भी ऑक्सीडाइज होती है। ये ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी पे जो ऑक्सीजन है जो हमारी धरती पे, ये एक्ट एज अ स्लो पॉइजन। जब लोहे जैसी चीज को गला दे रही है बाहर रखने पर, वो तो हमारी बॉडी चलती रहती है, मूव करती रहती है, पर देख रहे हो एज करती है, धीरे धीरे एज करती रहती है, जिसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं ना, कि बॉडी बायोडिग्रेडेबल है। वो भाई बायोडिग्रेडेबिलिटी जो है वो एक्ट एज अ स्लो पॉइजन। धीरे धीरे हमारी बॉडी मरती है, मौत के कगार पे ले जाता है ऑक्सीजन, और जिंदा भी यही रखता है। भाई ये ऐसा जहर है, इसके बिना हम रह भी नहीं सकते, पर ये हमें मारेगा भी, है ना। अब फ्रिज में ये ऑक्सीडेशन को क्या कर देते हैं, स्लो कर देता है। स्लो क्यों कर देता है भाई, मेटाबॉलिक रेट लो टेम्परेचर्स पे स्लो हो जाता है। जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो स्लो हो जाता है किस पे, लो टेम्परेचर्स पे। बात समझ में आई, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी पीछे अभी भी दो हैं, मैंने ध्यान नहीं दे। अब ये दो हैं, ये तो देखो एयर टाइट कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखा जाता है, जरा बताएं। जिसमें एयर ही टाइट हो गई, यानी कि एयर है ही नहीं वहां, तो क्या होएगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगी। मेन ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करता है। फूड को लाइट से अलग रखा जाता है, जैसे कुछ कुछ चीजें होती हैं जो लाइट में ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। आपने देखा होगा जो कुछ दवाइयों की बोतल होती है, वो आपने देखा होगा ब्राउन कलर की होती है, डार्क डार्क केमिकल हो गए, ये हो गए, ये आप देखोगे डार्क रहती है, क्यों, लाइट की वजह से। लाइट से इनमें क्या हो जाता है, डीकम्पोजिशन। उसका पढ़ा था ना, सिल्वर क्लोराइड AgCl2 है, उसमें था कि लाइट की प्रेजेंस में वो सिल्वर अलग टूट जाएगा बेचारे का उसका। यही सीन है इसका, कि वो टूट जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आई, चैप्टर क्लियर है, मैटर क्लियर है। हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, जरा एक बार फाइनल रिवीजन लेते हैं। क्या क्या पढ़ा, पहला पढ़ा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, है कि नहीं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। फिर केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं वो भी पता चल गया। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी होती हैं, कॉम्बिनेशन, आंख बंद करके बोल लग रहा हो यार, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, है ना। अब ये सब हमें पता चल चुके हैं, यानी हमारा ये चैप्टर हो चुका है एकदम फिनिश, क्लियर, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया, फिनितो। अब हम अगले चैप्टर की ओर पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगली जो वीडियो आएगी वो फिजिक्स की आएगी, क्योंकि भाई एक एक चैप्टर उठा के चलेंगे। पहला केमिस्ट्री का हो गया, अब एक फिजिक्स का ले लेंगे, फिर एक बायो का ले लेंगे, फिर एक केमिस्ट्री का ले लेंगे, फिर एक फिजिक्स का ले लेंगे, फिर एक बायो का ले लेंगे। ऐसे ऐसे आएंगी, जिससे एक लाइन पूरी, फिर एक लाइन पूरी, फिर ऐसे ही एक और यहाँ बनेगा, एक और यहाँ बनेगा, एक और यहाँ बनेगा, फिर एक लाइन पूरी। ऐसे हमारी एक टर्म की बिल्डिंग क्रिएट हो जाएगी। नाइस जोक ना। ठीक है, समझ में आ गया। आगे अब मैं इसकी जो है क्वेश्चन आंसर्स डालूंगा भाई, प्रीवियस ईयर वाले, ध्यान से सुनना उसके बारे में, ठीक है। वो क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व करेंगे, मजे में सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, उसको आंसर राइटिंग वाइटिंग सब सिखाएंगे कि कैसे लिखना है, टाइम के अंदर कैसे उसको, टाइम बाउंडेशन के थ्रू कैसे उसको क्रॉस क्रॉस मारना है, कैसे करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ो, लिखो और पढ़ो, एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करो।